बड़ी चीज़ होती है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि पेशेंस इज़ अ एलिमेंट की ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, जिन टिप्स को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, किसी कोई चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर भी लेते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी कमी में मुझे यही लगती है कि मैंने इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया, जबकि चाहिए था हमें स्मार्ट वर्क। अब लिया और मुझे लगा कि जैसे हम जनरली बोर्ड के एग्ज़ाम 10th और 12th में देते हैं, कोई बुक खरीद ली, उसको पढ़ लिया, सिलेबस पता ही है, क्वेश्चन वहीं से आने हैं, उनको पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन आएंगे, लिख देंगे। तो वही चीज़, वही मेंटालिटी हमारे दिमाग में होती है बोर्ड वाली। अपन गलतियाँ हम अपने एग्ज़ाम में करते हैं जिस वजह से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब आपके लिए कुछ सजेशन जो आपको 100% क्वालिफाई करा सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके में लगाने चाहिए। ठीक है, लाइफ में मेरा ऐसा मानना है ना कि सबसे बड़ा गुरु जो है ना वो फेलियर है। फेलियर से बड़ा कोई गुरु नहीं। क्योंकि आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। ये किसने कहा है? ये संदीप महेश्वरी ने कहा है। अब इसको मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि सफलता जो है ना, सफलता जो है वो मिलती है आपको अनुभवों से। जितना ज़्यादा आपको अनुभव होगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। और जो अनुभव है वो कहाँ से आता है? वो आपको बुरे अनुभवों से आता है। बुरे अनुभव का मतलब क्या है? फेलियर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपको फेलियर मिल रहा है, ठीक है, उसका मतलब ये कि उतना ज़्यादा आपको अनुभव मिल रहा है, और जितना ज़्यादा आपको अनुभव मिल रहा है उसका मतलब उतने ही पास हैं आप सफलता के। ठीक है, तो ये लॉजिक समझो दिमाग में। ठीक है, मेरा पहला एग्ज़ाम जो हुआ था वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने दिया था, और जब मैं सेंटर पे मतलब घुसा था ना, जब एंटर किया था, तो मैं एक अलग उम्मीद के साथ गया था कि मैं लमसम 80-90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाऊँगा, उधर से आऊँगा तो मतलब रिज़ल्ट, मतलब पहले ही दिमाग में हमारी सारी चीज़ें बन चुकी होती कि 80-90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, हम पास हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, वर्दी मिल चुकी है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ें कभी भी दिमाग में मत आने दिया करो। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव, यू आर वाचिंग वे टू लर्निंग, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोस्टली हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो भी देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स में ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी वो मोस्टली कॉमन गलतियां करते हैं जिस वजह से वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। मैं खुद इस चीज़ से प्रैक्टिकली रूबरू हुआ हूँ, तो मैं उन चीज़ों को, उन गलतियों को जो मुझे लगता है कि जिनसे आप भी कुछ सीख सकते हैं, उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में जो आगे हम चीज़ें कवर करने वाले हैं उसको मैं पहले ही बता देता हूँ। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मैंने जो गलती अपने एग्ज़ामिनेशन में की, जो अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था, तो उसमें कुछ कॉमन गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज कि जीके, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, इनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं बहुत बेस्ट तरीके से। ठीक है, ये मैं अपना खुद फॉलो कर रहा हूँ, वही आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद कुछ मोटिवेशनल बातें हम करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक पूरा कंक्लूजन सार देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की, तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, फॉर्म आता है, हम क्या करते हैं, बड़े उत्सुक सा मतलब उत्सुक होते हैं फॉर्म के लिए। फिर कोई फॉर्म आता है, हम उसको भरते हैं। ठीक है, भरने के बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, मोस्टली यही करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ बुक्स वगैरह परचेज़ कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम आ जाता है, एग्ज़ाम देते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा कोई भी प्लान नहीं रहता। अब हम जैसे अपनी मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उससे रिलेटेड कुछ बात देखें। ठीक है, उससे हम इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी गलतियाँ जो होती हैं वो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो। ठीक है, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन गलतियों को जानोगे नहीं तब तक उन पर काम कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे ये आशा है, विश्वास है कि लगभग 90 to 95% वही गलतियां आप भी कर रहे होगे, क्योंकि ज़्यादातर गलतियां कॉमन ही होती हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली क्या हुआ, हमने अपने एग्ज़ाम जो थे, तो हमारा एग्ज़ामिनेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म निकला, तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ हमने फॉर्म भरा। उसके बाद
थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस है। धीरे धीरे चीज़ों को जाना, कुछ नोट्स वगैरह इधर उधर से परचेज़ किए, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए, मतलब थोड़ा थोड़ा एवरेज स्टडी करते करते। फिर जब फाइनल टाइम आया तो मैंने मतलब एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था। लेकिन वही चीज़ें, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो चीज़ें आप जब पहली बार एग्ज़ाम देते हो तो वो चीज़ें नेचुरल सी बात है, वो गलती आप करोगे ही करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी में मुझे यही लगती है कि मैंने इस एग्ज़ाम में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया, जबकि चाहिए था हमें स्मार्ट वर्क। अब आप सोचोगे हार्डवर्क इतना करने के बावजूद किसी का सिलेक्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ क्या एक्चुअली हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस था। तो देखिए मैंने क्या किया, अब मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ, ठीक है। जब जीके की बात करता हूँ मैं, तो जीके में मैंने क्या किया, जो अपने इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जीके के। तो इसमें मोस्टली क्या हुआ, इनमें मैंने क्या करा था, नोट्स मतलब कहीं से मतलब परचेज़ किए थे मैंने, ठीक है, इनके सब्जेक्टिव नोट्स। तो उनको मैंने पढ़ा, हालांकि वो नोट्स बहुत अच्छे थे, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उन नोट्स को ही पढ़ लिया, एक बार ख़त्म कर लिया। और मुझे लगा कि जैसे हम जनरली बोर्ड के एग्ज़ाम 10th और 12th में देते हैं, कोई बुक खरीद ली, उसको पढ़ लिया, सिलेबस पता ही है, क्वेश्चन वहीं से आने हैं, उनको पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन आएंगे, लिख देंगे। तो वही चीज़, वही मेंटालिटी हमारे दिमाग में होती है बोर्ड वाली। तो वही मेंटालिटी मुझे भी लगी कि शायद एक बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इतना तो दिमाग में मतलब याद रहेगा कि वो ऑप्शन देख के हम टिक लगा दें। तो उतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया बाकी चीज़ों पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन नोट्स की कम से कम 2-3 बार रिवीजन करनी चाहिए थी मुझे, जो कि मैंने सिर्फ एक बार ही पढ़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है रिवीजन। जीके में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस वो मैंने एक बार पढ़ा और उसको मतलब छोड़ दिया। मुझे लगा अब तो मतलब क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, याद है। हालाँकि क्वेश्चन आते थे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 80 to 90% जो आते थे। लेकिन उनमें क्या होता था, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना तो एक स्टोरी टाइप से पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करी, ना तो मैंने रिवीजन किया, पहली बात, और दूसरी जीके में सबसे बड़ी गलती कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। तो ये सबसे बड़ी गलती दूसरी मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगती है। साइंस में भी यही था, साइंस में भी मैंने सब्जेक्टिव पढ़ लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ह्यूमन बॉडी या पीएच मान या ऊर्जा क्षार, जो भी जितने भी तीनों चीज़ें होती हैं उसके जो भी चैप्टर होते हैं उन सबका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ख़त्म। ना रिवीजन 2-3 बार अच्छे से कर पाया और ना ही उनके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मतलब उनकी प्रैक्टिस कर पाया, ठीक है। जब करंट की बात करें तो करंट का मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स की देखिए, अब वही बात है ना, यहाँ पर क्या गलती हुई। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया, जुलाई से लेके अब मान लो नवंबर में, मान लो क्या मेरा नवंबर में एग्ज़ाम था, पहले दिन पहले शिफ्ट में 27 नवंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के करंट अफेयर्स तो मैं डेली नोट कर लेता था। मतलब PDF वगैरह मिल गई थी स्टडी IQ की, तो मैं उन पर नोट कर लेता था, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती होती है ना कि करंट अफेयर्स कभी भी आप डेली तैयार मत करो, जो डेली करंट अफेयर्स आती है, क्योंकि वो तैयार करना बेकार है। मैं क्या करता, डेली मैंने जुलाई से डेली करंट अफेयर्स नोट डाउन करना स्टार्ट किया, अक्टूबर तक लगातार, ठीक है। अभी मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा कि कैसे ये हार्डवर्क मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम साबित हुआ। अब क्या हुआ कि मैंने क्या करा, पहले तो देखा कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना रहता है, ठीक है। इसको जानने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, और प्रीवियस ईयर के जब मैंने क्वेश्चंस उठाए तो उसमें देखा कि 2017 में आप देखोगे, पेपर उठा के देख लेना, लगभग 13, 14, 15 मार्क्स की करंट अफेयर्स पूछी जा रही। तो फिर मैंने सोचा यार, मैं साइंस और ये जीके में इतना मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन पे इतना दिमाग क्यों मार रहा हूँ, उससे बड़े करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। 15-16 नंबर इधर से हो जाएंगे, बाकी उधर अगर 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर मिले तो भी 30 नंबर, तो 30-35 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा, करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से लेकर जून तक के डेली करंट अफेयर्स के एक काफ़ी अच्छा खासा मतलब इतना मतलब मटेरियल मेरे पास किसी ने PDF भेजी थी, जिससे मैंने मतलब नोट्स परचेज़ किए थे। उसने मुझे जनवरी से लेके जून तक की PDF भेज दी थी। वो डेली वाली थी, लेकिन वो मंथली में मतलब एक तरह से ऐड करके भेज दी थी। तो मैंने क्या करा, वो जनवरी से जून तक के सारे करंट अफेयर्स निकलवा लिए। और अब पहली बार में मुझे पता था नहीं कि कैसे पढ़ना है, मुझे यही नहीं पता कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो मुझे लगा सब कुछ ही निकलवा लो, सब पढ़ लो, कुछ ना कुछ जो भी आ जाए फिर तो कर ही देंगे। तो इसमें क्या हुआ, मैंने लगभग 300-400 रुपये के तो वो नोट्स सॉरी जो मेरे ये करंट अफेयर्स के जो ये थे प्रिंट, वो निकले। तो प्रिंट का चार्ज बताओ 400,
ठीक है। तो 400 रुपये मेरा लगभग वो निकला उसके पेजेस। अब उनको पढ़ते 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 15 दिन में तो वो मैं ख़त्म कर पाया, ठीक है। तो मान के चलो 15 दिन में मेरा पूरा करंट इतना ज़्यादा डीप पढ़ लिया, इतना तो शायद अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे तो वो भी इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करेगा जितना ज़्यादा मैंने करंट पे किया था। मैं चाहूँगा तो किसी दिन आपको दिखा भी दूंगा वो नोट्स, हर तरफ कम से कम उनको कितनी बार अच्छे से रगड़ा है, कितनी बार दिमाग में एक एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। और क्वेश्चन जब यहाँ पर अब नसीब देखो, क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आए वो 4-5-6 क्वेश्चन ही मेरी शिफ्ट में है, ठीक है। हालांकि वो सारे मैंने 5-6 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने का। उसकी जगह मैं क्या कर सकता, अब देखो यहाँ पर स्मार्ट वर्क ये था कि मैं चाहता तो अगर ये दूसरा दिमाग ये लगा सकता था। अब पहली बार तो कॉमन बात है, गलतियाँ करते ही हम। मैं ये कर सकता था कि 6 से 7 महीनों के मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको तैयार कर सकता था। आप देख लोगे जनरली यूट्यूब पर या फिर मैगजीन्स आते हैं जिनमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं 40-50 मंथली, तो उनसे बढ़िया कुछ नहीं होता है। मैं यही सजेशन दूंगा आपको, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है मंथली कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल फॉलो करो और मंथली जो करंट अफेयर्स आते हैं जिसमें टॉप 50 या 60 क्वेश्चन दिए रहते हैं, बस उसको पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आता। अभी मैंने इस चीज़ को, जो ये गलतियाँ हुई है मेरे एग्ज़ाम में, इस चीज़ को मेरे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है CHSL का, उनमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से जाना पहचाना, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। और अच्छा खासा मैंने 25 में से 24-25 सभी क्वेश्चन करके आया हूँ, ठीक है। तो वो गलतियाँ अब मेरे साथ नहीं हो रही, ठीक है। तो यही सजेशन मैं आपको दूंगा इसमें। आगे अगर हम देखें, स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो स्टैटिक जो होती है ना, वो करंट अफेयर्स में एक बहुत बड़ा वेटेज का काम करती है। और स्टैटिक जीके मैंने क्या किया कि उतना गौर ही नहीं किया, उतनी नज़र नहीं डाली, जबकि ये और कोई चीज़ फिक्स हो ना हो, लेकिन स्टैटिक के कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो हर बार मस्ट है, आने ही आने, जैसे इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। इसके अलावा मंदिर हो गए, नृत्य हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है, शास्त्रीय नृत्य हो गए, और इसके अलावा विश्व विरासत स्थल हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। तो ये चीज़ें भी, नोबेल पुरस्कार कोई हाल में मिला हो, कोई मतलब अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार या फिर जो भी फिल्म फेयर अवार्ड मिलते रहते हैं, तो ये सारे स्टैटिक के जो पोर्शन होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, CM, मंत्रिपरिषद, तो ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये तो फिक्स होता है। तो इन चीज़ पर मैंने उतना गौर नहीं किया, जबकि ये चीज़ें ही बहुत ज़्यादा, ये तो फिक्स होती है, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा जीके का पोर्शन जो मैंने जीके में गलतियाँ की, ठीक है। अब मैं रीजनिंग की बात, मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो इन मैथ और रीजनिंग दोनों में ही क्या हुआ। अब देखिए, आप सोच रहे हो मैं बार बार पर सर क्यों दबा रहा हूँ। एक्चुअली सर दर्द मेरा होने लगा क्योंकि धूप थोड़ी ज़्यादा है, तो घाम में बैठने की वजह से एक्चुअली थोड़ा सर दर्द होने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि रीजनिंग और मैथ में मैंने सबसे पहले तो प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ होती है, मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करना। हालांकि रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर था, लेकिन फिर भी रीजनिंग में कुछ वीक पॉइंट्स जो थे, जैसे कि आप देखोगे वो बॉक्स सा होता है कि इसमें ज़्यादातर नंबर सीरीज़ हो गए, इनमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। कई बार ऐसे बॉक्स से दे रखे होते हैं जिसमें पूछ लेता है यहाँ पर इस खाली डिब्बे में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन बने रहते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। जो रिक्त स्थान दिए होते हैं इस पर क्या आएगा, ठीक है। और बाकी मैथ्स में भी प्रैक्टिस ज़्यादा उतनी नहीं कर पाया मैं। एक बार RS अग्रवाल की बुक से मैंने जो भी चैप्टर होते हैं अपने अर्थमेटिक के, उनको हल्का मतलब उनको कवर कर लिया था, लेकिन कम से कम 2-3 बार उनकी प्रैक्टिस चाहिए होती, जो कि मैं उतनी नहीं कर पाया जाता, ठीक है। तो ये कॉमन गलतियाँ मेरी तीनों सब्जेक्ट में। बाकी कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में तो मैंने अच्छा स्कोर 6 नंबर मेरे स्कोर हो गए थे कंप्यूटर में। बाकी 3-4 क्वेश्चन जो थे वो कुछ ऐसे थे कॉम्प्लिकेटेड जिनको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर का तो उतना कोई दिक्कत नहीं था और उसका उतना वेटेज भी नहीं रहता। तो ये थी सारी चीज़ें, गलतियाँ जो मैंने एग्ज़ाम में की, ठीक है। अब आते हैं कुछ मेजर पॉइंट, ठीक है। अब तो ये हो गई कि कौन कौन सी गलतियाँ हम जनरली कॉमन गलतियाँ अपने एग्ज़ाम में करते हैं, और आई होप आप भी ज़्यादातर मोस्टली यही कॉमन गलतियाँ करते होंगे। अगर हाँ, वो अलग बात है किसी एग्ज़ाम, कोई और एग्ज़ाम है जिसमें जैसे हिंदी पूछ ली जाती है या इंग्लिश पूछ ली जाती है, लैंग्वेज, तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम जनरली क्या गलतियाँ करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, कोई चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर भी लेते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इंग्लिश, अगर आप सोच रहे हो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेन चीज़ ये है कि आप कोई भी एक पोर्शन कर रहे हो तो उसको उठाओ, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो।
जैसे अगर एक्टिव पैसिव वॉइस आपने क्लियर किया तो उसके 100 क्वेश्चन अगर आप लगा लो तो 100% आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम में, ठीक है। और इतना हाई फाई लेवल के क्वेश्चन आते भी नहीं एग्ज़ाम में, जो आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने पे आते होंगे। हाँ, अब हम मेन चीज़, और हिंदी में भी यही चीज़ें, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस, उसमें तो कोई इतना दिक्कत होती नहीं, वो जनरली जीडी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बाकी स्टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी, ये तो हो गई कि कॉमन गलतियां हम अपने एग्ज़ाम में करते हैं जिस वजह से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब आपके लिए कुछ सजेशन जो आपको 100% क्वालिफाई करा सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। जिन टिप्स को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब आइए उन चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, अभी चाहे आपका CHSL का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, या कोई स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, GD का एग्ज़ाम हो, MTS का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका आने वाला हो, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो ज़्यादा से ज़्यादा उसके मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इस चीज़ को मैंने सबसे पहले मतलब फ़ील किया कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती जो होती है एग्ज़ाम में वो होती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेज हम नहीं कर पाते हैं, 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो मॉक टेस्ट दे के, अपना मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हम देते हैं ना उतना ज़्यादा हमें एग्ज़ाम का फ़ील पहले ही आ जाता है, हमें अपनी पहली ही गलतियाँ पता चल जाती है कि कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, तो हम उन पर काम करके और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत बड़ा आप एक रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं, एक ईयरली पास होता है 299 का या 250 रुपये का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको एक बार परचेज़ कर लो तो सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आप उसी पर दे सकते हो। वो मैंने खुद फॉलो कर रखा है और रेगुलर बेसिस पे मैं उस पर टेस्ट देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको रिवीजन पर काम करना है, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या है, जैसे रिवीजन का मतलब है कि मेन चीज़ तो रिवीजन जो आपको करनी है वो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जैसे जीके के जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर, इनकी बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिकॉल करते रहो दिमाग में, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग से ना जाए पड़ी हुई। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके में लगाने चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी नहीं है जीके में, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, चाहे हिंदी कर रहे हो आप, हिंदी है आपके पास, हिंदी के क्वेश्चन लगाओ, इंग्लिश है अगर तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा करो, जीके है तो जीके की प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। बाकी मैथ और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी हिंदी, इंग्लिश और जीके के लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। इनकी ऑब्जेक्टिव बुक्स भी आती है मार्केट में, आप खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी करेंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया आपको क्या करना चाहिए, मंथली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लो, उससे आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्टैटिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100% नंबर दिलाएगी, ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो एक अलग से नई मतलब अलग से एक पर्टिकुलर नोटबुक बना सकते हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉमन चीज़ें हैं ना उनको आप लिख सकते हो उसमें। जैसे इम्पोर्टेंट डेज हो गए, CM, राज्यपाल, राज्य, राजधानी, देश, ठीक है, मुद्राएँ, और टेम्पल हो गए, नृत्य हो गए, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क हो गए, ये सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। और उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। बाकी मैंने ये बता दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका जीके, हिंदी और इंग्लिश पर अप्लाई होंगी। अब मैथ रीजनिंग के लिए 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है बस, एक तो रिवीजन, एक तो प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। कितना भी आप कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होता है, बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी अच्छी आपकी कमांड मैथ रीजनिंग पे हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो वीक चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो किसी की एडवांस वीक होगी, किसी की अर्थमेटिक वीक होगी, किसी का DI वीक होगा, तो उन वीकनेस पे काम करो। रीजनिंग में कोई वीक टॉपिक्स हैं उन पर काम करो, वीक पर काम करो, और प्रैक्टिस पर ज़्यादा काम करो। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इनमें, ठीक है। मैं खुद इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। अब फाइनली हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इंट्रो डिस्कस कर लिया, गलतियाँ बता दी, अब सब्जेक्ट के हिसाब से बता दिए। अब थोड़ा हम जनरल बातें करते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है, कभी भी ना फेलियर से आप मत डरो। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना फील आपको खुद बताता हूँ। जब मेरा पहला एग्ज़ाम जो हुआ था वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने दिया था,
और जब मैं सेंटर पे मतलब घुसा था ना, जब एंटर किया था, तो मैं एक अलग उम्मीद के साथ गया था कि मैं लमसम 80-90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाऊँगा, उधर से आऊँगा तो मतलब रिज़ल्ट, मतलब पहले ही दिमाग में हमारी सारी चीज़ें बन चुकी होती कि 80-90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, हम पास हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, वर्दी मिल चुकी है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ें कभी भी दिमाग में मत आने दिया करो, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। बस इतना सोचो, मैंने एक फॉर्म भरा है, ठीक है, मुझे इसमें अपना 100% देना है, 200%, जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, उतना ज़्यादा मुझे इसमें अपना 100% देना है। उसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान पे उम्मीद रखो, ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो, सब्र का फल मीठा ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये रखो, उम्मीद हमेशा रखो, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है यार, हम लोग क्यों नहीं कायम रह सकते, ठीक है। बाकी फेलियर की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो ऐसा है, लाइफ में मेरा ऐसा मानना है ना कि सबसे बड़ा गुरु जो है ना वो फेलियर है। फेलियर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। ये किसने कहा है? ये संदीप माहेश्वरी ने कहा है। अब इसको मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि सफलता जो है ना, सफलता जो है वो मिलती है आपको अनुभवों से। जितना ज़्यादा आपको अनुभव होगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। और जो अनुभव है वो कहाँ से आता है? वो आपको बुरे अनुभवों से आता है। बुरे अनुभव का मतलब क्या है? फेलियर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपको फेलियर मिल रहा है, ठीक है, उसका मतलब ये कि उतना ज़्यादा आपको अनुभव मिल रहा है। और जितना ज़्यादा आपको अनुभव मिल रहा है उसका मतलब उतने ही पास हैं आप सफलता के, ठीक है। तो ये लॉजिक समझो दिमाग में, ठीक है। डिप्रेशन में मैं भी आ जाता था जब मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, जब मैं मतलब 60, 65, 70 क्वेश्चन करके आया, ठीक है। फिर मैं कुछ मार्क्स से रह जाता है, मतलब एग्ज़ाम जब हमारा मतलब उस लेवल का नहीं जाता जिस तरीके से हम एक्सेप्ट करके जाते हैं, सोच कर जाते हैं कि ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करेंगे। जनरली हम ही गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से हम करते क्या है कि हम उस लेवल की तैयारी नहीं करते, लेकिन सोच के बहुत कुछ जाते हैं कि हम इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, 90 कर देंगे, 95 कर देंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अगर हम उन गलतियों पर काम करें, अपनी कमज़ोरियों को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और उन कमज़ोरियों पर काम करें, तो 100% यार हम सिलेक्ट होंगे। क्यों नहीं होंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेना। बहुत से ऐसे मेरे रिलेटिव भी हैं जो जनरली क्या करते हैं कि एक एक या 4-4, 5-5 गवर्नमेंट जॉब में लगे हों, ठीक है। तो ऐसा कोई फैक्टर वहाँ पर काम नहीं करता है। बाकी दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब हमें पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि पेशेंस इज़ अ एलिमेंट की ऑफ योर सक्सेस। कि जो एक तरह से इसको हिंदी में अगर समझे तो धैर्य, ठीक है। धैर्य क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी देख लीजिए आप, बड़े बड़े जो टीचर्स भी आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ज़्यादातर वो यही करते हैं कि आप पेशेंस रखो, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होते जहाँ पे एक सिलेबस है, बुक पढ़ी, हमने गए एग्ज़ाम दे दिया, हो गया क्वालिफाई, निकल गए, 60, 70, 80% लेके आ गए, बस क्लियर। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे हमें खुद नहीं पता होता कि क्या लेवल है, क्या हम एक बार में होंगे, 2 बार में होंगे, 3 बार में होंगे। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी फैक्टर क्या है? पेशेंस, ठीक है। पेशेंस हमें लगातार बनाए रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए? अनुभव। और अनुभव कब आता है? ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर्स पे, ठीक है। तो फेलियर से मत डरो, बस पेशेंस बनाए रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, उसी तरह से हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते रहो और डेफिनेटली यू विल सक्सेस वन डे, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। बाकी आने वाले वीडियोस में मतलब तो ट्राइपॉड है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले कुछ प्रॉब्लम्स होती थी वीडियो शूट करने में, बाकी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।